जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको लॉजिकल गेस वर्क से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लॉजिकल गेस वर्क के लिए भी आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वो जरूरी है। बिना नॉलेज के आप लॉजिकल गेस वर्क जो है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लॉजिक बिल्ड कैसे होता है? नॉलेज से बिल्ड होता है ना। तो लॉजिकल गेस वर्क करना है तो आपको नॉलेज जो है वो जरूरी है। बिना नॉलेज के आप लॉजिकल गेस वर्क सही से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप वो जो है अपना रिवीजन जो है, बेसिक का जो रिवीजन है वो अच्छे से करते रहिए। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यदि आप सोच रहे हो कि हम नॉलेज के दम पे जाएंगे और यूपीएससी का पेपर निकाल लेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा साहब, क्योंकि उसमें नॉलेज की जरूरत है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यदि आप नॉलेज के सिर्फ दम पे जाते हैं ना, नॉलेज के दम पे, तो नॉलेज के दम पे आप या तो कट ऑफ से, ठीक है, एक दो नंबर ऊपर रहेंगे कि भाई 76 आ रहे हो, 77 आ रहे हो, ठीक है, या कट ऑफ से आप काफी पीछे भी जा सकते हैं कि भाई 60 आ रहे हो, 65 आ रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि नॉलेज के दम पे ये पेपर नहीं निकल सकता। आपको नॉलेज के साथ साथ आपको लॉजिक भी चाहिए। और यदि आप कुछ लोग सोच रहे हो कि आप भाई हम सिर्फ लॉजिक ही सीख लेते हैं, नॉलेज की क्या जरूरत है, सिर्फ लॉजिक सीख कर भी हम जा सकते हैं, तो भाई मैं आपको यहाँ भी ये भी बता दूं कि सिर्फ लॉजिक के दम पे भी आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपको चाहिए लॉजिक प्लस नॉलेज, इनका मिक्सअप। जब ये दोनों आपके पास रहेंगे, साथ नॉलेज होगा और लॉजिक, आपका जो माइंड है वो लॉजिकल थिंक करेगा, ठीक है, लॉजिकल सोचेगा, तो आपका जो है यूपीएससी का एग्जाम आराम से क्वालिफाई होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो आपको अपने नॉलेज पे काम करना है। नॉलेज के लिए क्या करना है कि आपको अपना बेसिक जो है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ताकि एग्जाम में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको अपना नॉलेज जो है उसको अच्छा बिल्ड करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको बेसिक जो है अपना, ठीक है, बेसिक अच्छे से पढ़ना है। लॉजिक के लिए क्या करें, तो लॉजिक के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने 2020 का जो पेपर है इसको सोल्व किया हुआ है, लॉजिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2021 का सोल्व किया हुआ है। अभी आपके साथ 2022 का पेपर सोल्व कर रहा हूँ, और 2023 का पहले से मैंने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, जो एग्जाम हुआ था एग्जाम के बाद ही मैंने सोल्व कर दिया था इस पेपर को, कि मैंने कैसे रियल टाइम में कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था। आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन उठाने हैं, है ना। लेकिन अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, आंसर की में कुछ वेरिएशन आए हुए हैं, तो शायद मेरे कुछ क्वेश्चन वहां पे गलत हो सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2023 का पेपर जो 100 क्वेश्चन है उसको फिर से रीअपलोड करूँ उस वीडियो को। ठीक है, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है, सही आंसर मिल पाए आपको। और जो गलत, मेरे भी गलत हुए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या गलत किया है मैंने उसमें और क्या लॉजिकल सोच सकते हैं कि हमारा आंसर निकल पाए, तो वो हम इस पे बात करेंगे। और आपको एक चीज और बताऊं कि मैंने जो, रुको इसे क्लीन कर देते हैं। अब बात करें कि लॉजिक की, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने ईयर वाइज पेपर डाले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट होगी आप जाके देख सकते हैं। और एक चीज और बताऊं कि मैंने 75 प्लस पैटर्न जो है यूपीएससी एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो करता है स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में, कहाँ पे ट्रैप फंसाता है, तो वो सब मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप ये पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वीडियो भी डली हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो हम वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और भी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ जो है इसको आप डाउनलोड कीजिए। और इसको आप जो पीवाईक्यू है 2012 से ले लीजिए आप 2023 तक के, उनमें सब में आप यहाँ इसको अप्लाई कीजिए, आपका एक माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सोचना कैसे, थिंक कैसे करना है, तो वो आप इस वीडियो से सीखेंगे, है ना। ये वीडियो आप पूरी देखिए। आपको यहाँ पे 75 प्लस तो मैंने बताया हुआ है, 75 बताया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा और सीखने को मिलेगा। ठीक है, दो तीन पैटर्न जो है मैं यहाँ पे आगे बता दूंगा कि आपको ये पैटर्न जो है इसको भी आप अपना जो पीडीएफ है इसमें लिख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, तो आपको एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज आपको लिख नहीं सकते, कुछ कुछ चीज दिमाग में रहती है वो बाद में याद आती है कि अरे ये तो बताना भूल गया था। तो वो दो तीन चीज है ना, और भी जो चीज मुझे बाद में याद आएगी तो मैं आपको ऐसा बताते जाऊंगा। आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ फायदा होगा। ठीक है,
चलो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम अभी 50 क्वेश्चन जो है ना, 50 क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपने अभी तक ये पेपर सोल्व नहीं किया 2022 का, तो पहले आप जाके सोल्व कीजिए खुद, है ना। देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं वहाँ पे, है ना। फिर आके ये वीडियो देखिए कि मैंने क्या सोचा है, ठीक है, मेरा लॉजिक क्या जा रहा है, आपका लॉजिक क्या जा रहा है, ठीक है, मैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना डिफरेंस है ना। जिस क्वेश्चन में लॉजिकल सोचना था उस क्वेश्चन में आप लॉजिकल सोच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे आइडिया होगा। लेकिन क्या है, इससे पहले आपको खुद पेपर जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो आप अभी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। ये जो लैंडिंग का जो रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है एडीबी, आईएमएफ, यूएनईपी का फाइनेंस इनिशिएटिव और वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको एक चीज बताऊं मैं, जो मैंने आपको बोला था ना कि वीडियो के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताते जाऊंगा। तो यहाँ आप नोट कर लेना कि यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है वो क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। यदि आपको किसी क्वेश्चन में ये दो ऑप्शन मिलते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और क्वेश्चन इस टाइप का होता है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आप इन दो टॉपिक पे जा सकते हैं कि आईएमएफ चूज कर सकते हैं या तो वर्ल्ड बैंक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना अपने में। अब क्या बता रहा था मैं, इसका आंसर देखो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप देखिए जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो है ये डेवलपमेंट जो रिलेटेड जो फाइनेंस होता है वो करता है, मेनली वही करता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं रैपिड फाइनेंसिंग। रैपिड फाइनेंसिंग कब होती है, जब कुछ अर्जेंट हो, एकदम जो क्राइसिस हो, तब फाइनेंसिंग करनी हो, तभी तो रैपिड फाइनेंसिंग चाहिए। तो हो सकता है कि रैपिड फाइनेंसिंग आईएमएफ का, आपको मालूम है कि आईएमएफ इस टाइप की फाइनेंसिंग करता है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये 2022 का पेपर हुआ था, तो जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस भी था और आईएमएफ ने उसको जो है लेंडिंग भी की थी। तो एक इस हिसाब से भी आप आ सकते हैं कि आईएमएफ उस टाइम पे न्यूज में भी था और यह बात कर रहा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि आपको जो फाइनेंसिंग चाहिए वो रैपिड चाहिए, ठीक है। तो एक इस तरीके से आप जा सकते हैं कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, मैं इन दोनों को देख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को देख भी नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो रैपिड फाइनेंसिंग, इस टर्म को देख के मैं जा सकता हूं यहाँ पे आईएमएफ पे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा सोचने का तरीका था, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आते हैं या नहीं आते हैं, उसमें भी आपको कैसे सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नीड और रीड। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं, देखो, नॉमिनल इफेक्टिव और रियल इफेक्टिव ये आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ देखिए एक्सचेंज रेट को, ठीक है, एक्सचेंज रेट को देखिए। जो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है इसको याद करने का, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देखिए, इसको आप याद कर लीजिए तो आपको शायद आने वाले क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। एक्सचेंज रेट जो होता है, मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, एक्सचेंज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग रूपी करेंसी। यदि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो रुपी जो है स्ट्रॉन्ग रुपी होगा, यदि एक्सचेंज रेट कम होगा तो स्ट्रॉन्ग रुपी जो है ये कम होगा, मतलब ये वीक होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है मतलब रुपये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मतलब ये हो रहा है 70 से 60 हो रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ एप्रिशिएट, ठीक है। एक्सचेंज रेट कम हो रहा है मतलब रुपी करेंसी जो है स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम हो रही है, कम स्ट्रॉन्ग हो रही है, मतलब ये 70 से 80 हो रहा है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मैंने फॉर्मूला बनाया है एक्सचेंज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग रूपी करेंसी, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए, एक मिनट, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। यदि इंक्रीज होगा तो एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस। यदि इंक्रीज करेंगे तो 70 से 60 हो रहा है, मतलब ये ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रेड कॉम्पिटेटिव कब होगा, जब आपका डेप्रिशिएट होगा,
करेंसी आपके डिप्रिशिएट होगी 70 से 80 होगी, तब जाके जो हमारे जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको फायदा होता है और हमारा जो ट्रेड है वो कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन होगी तो इससे जो इंपोर्टर है उनको फायदा होगा। ठीक है, एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे उसको नुकसान होगा जब करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और नीर और रीर, ठीक है, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो है जो इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, तो वो होता है, तो यहाँ से इसका आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था। कंसेप्ट जो है उसको थोड़ा सा आप इजी रखिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होच पोच मत कीजिए कि भाई नीर भी क्या है, रीर क्या है। आप नॉर्मल इसको सोच सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक्सचेंज रेट है। ठीक है, नॉमिनल और रियल, रियल में क्या कर दिया कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट किया हुआ है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो ये आप फॉर्मूला लिख लेना तो आपको शायद बहुत फायदा हो सकता है इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखिए बाय करेगी यदि, पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन कब होता है। इन्फ्लेशन जब होता है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो आरबीआई को यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए कि जो मनी सप्लाई जो है उसको कम करना है ना। सप्लाई जो है मनी की सप्लाई उसको कम कर दो तो भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब यदि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई बाय करेगी तो भाई इकोनॉमी में मनी तो इन्फ्यूज कर रही है ना, यदि मनी इन्फ्यूज होगी तो यहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो सेल करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो लोग खरीदेंगे तो आरबीआई के पास पैसा आएगा, तो इससे क्या होगा, जो करेंसी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होता है, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है 2 3। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन टू देखिए, इफ द रुपी इज रेपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। तो सही बात है, यदि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब इसकी क्वांटिटी, रुपी की क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा है और डॉलर कम है, तो आरबीआई क्या करेगी, इसको यदि डेप्रिशिएट होने से रोकना है तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ा देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। अब ऑप्शन 3 देखते हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अब जो ये तीसरी स्टेटमेंट है ना, ये जो पेड टेपरिंग आपने वर्ड सुना होगा, पेड टेपरिंग, तो जो ये स्टेटमेंट है ना ये फेड टेपरिंग का अपोजिट है। ठीक है, तो जब फेड टेपरिंग में क्या करता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट हाई करता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई करता है तो जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, जो एफपीआई जो है, ठीक है, ये यहाँ से हमारे इंडिया से जाना स्टार्ट करता है, तो डॉलर जो है ये एग्जिट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, एग्जिट होके वापस यूएसए जा रहा है, यूरोपियन यूनियन जा रहा है, ठीक है, जहाँ भी जा रहा है। तो क्या होता है, आरबीआई उस टाइम पे डॉलर जो है वो सेल करती है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, जो इन्वेस्टर जो है वो रुपी में जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे छोड़कर डॉलर लेके वापस निकलते हैं। ये सब चीज मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करता है, आरबीआई सेल करता है। अब यदि इंटरेस्ट रेट जो है ये फॉल करें तो अपोजिट सिचुएशन होनी चाहिए। तो क्या होगा, जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं जो यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया की तरफ आ सकते हैं। तो इंडिया की तरफ आएंगे तो डॉलर लेकर आएंगे, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई उन डॉलर को बाय करेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये पेड टेपरिंग का अपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पेड टेपरिंग में इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल हो रहे हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे। चलो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। G20 की तो बात हो रही थी, तो ये तो सही हो सकता है। ठीक है, पेरिस क्लब। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है। आप इस वीडियो से देखिए 20 21 और 22 23 ये वीडियो में करवा रहा हूं, इसमें आप देखिए कि जेनरिक स्टेटमेंट कैसी होती है उनको पहचानिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट कैसी होती है उनको पहचानिए।
तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है जेनरिक है, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है, पेरिस क्लब। ठीक है, तो जो हमारा लॉजिक है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, है ना, और इसके हिसाब से आप आंसर क्या मारेंगे, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो, और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO। यहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब आप मेरे लॉजिक से चलते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरिस क्लब है। इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं कि ताकि हमारा जो आने वाला एग्जाम है उसमें हमको हेल्प मिले, हमको इस वीडियो से यही सीखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सही है, लेकिन जो मैंने आपको बताया 74 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गलत है। तो हमारा यदि हम दोनों क्वेश्चन में एक ही जैसा लॉजिक लेके चलते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके बाद भी आप नेट पॉजिटिव रहेंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, कि आपको एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा, एग्जामिनर कैसे सोचता है। ठीक है, लॉजिक कैसे लगाना है हमको, वो सब हम यहाँ पे सीखते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे 75 प्लस टेक्स्ट पैटर्न जो वीडियो मैंने बताई है उसमें बताया हुआ है, और जो PYQ करवाया उसमें भी बताया कि आपको पहचानना है कि एग्जामिनर ने कौन सी स्टेटमेंट बनाई हुई है, कौन सी स्टेटमेंट छापी हुई है। ठीक है, देखो, आप यदि एग्जामिनर है, खुद सोचना पहले। ठीक है, एग्जामिनर है, आपको स्टेटमेंट बना रहे हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, सबसे पहले आएगा आपके पास वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO। ठीक है, और कौन सा, यूनाइटेड नेशन, ये सब आएंगे। आपको यदि चेंज करना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं को जो है किसी भी स्टेटमेंट में इनको ही लगा देंगे। ठीक है, जैसे वहां पे था WHO। ठीक है, कहीं WTO होता है तो उसकी जगह WHO हो जाता है। ठीक है, IMF की जगह वर्ल्ड बैंक डाल देते हैं। ठीक है, सेबी की जगह RBI डाल देंगे, RBI की जगह सेबी डाल देंगे। ठीक है, हीनयान की जगह महायान डाल देंगे, महायान की जगह हीनयान डाल देंगे। लेकिन जो पेरिस क्लब है, ये इतना पॉपुलर नहीं है कि भाई जैसे ये जो वर्ड है ना ये एकदम दिमाग में आते हैं, लेकिन पेरिस क्लब एकदम दिमाग में नहीं आएगा। कि तभी कोई लिख सकता है जब उसने कहीं पे पढ़ा हो, उसको एज इट इज छाप दिया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो एग्जाम में इतना इजी नहीं होता, लेकिन यदि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको ये चीज मैंने बता दी है ना, अब आप यदि किसी क्वेश्चन को देखेंगे ना, आपके दिमाग में ये चीज आएगी, यार ये चीज एग्जामिनर के माइंड में तुरंत आ सकती है या कहीं से छापा हुआ है। ठीक है, तो हमको यही सब चीज सीखना है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर है या आप हो, ठीक है, आप एस्पिरेंट हो, आपको खुद मालूम होगा कि आपके दिमाग में इन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन इजिली आता ही नहीं है। ठीक है, सेबी आ जाएगा, RBI आएगा, है ना, सेबी RBI इन्हीं के साथ एक्सचेंज करेंगे ना, इंटरचेंज कर देंगे। सेबी की जगह RBI, हिनयान महायान, जैसे आपको बताया मैंने। जो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्हीं के साथ UPSC जो है खेलता है। वो क्या करेगा, यहाँ पे यदि पेरिस क्लब की जगह यहाँ पे डाल देता है WTO या वर्ल्ड बैंक, तो आप इसको गलत कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जामिनर के दिमाग में एकदम आता है। हमारे दिमाग में आ रहा है तो एग्जामिनर के दिमाग में तो आ ही जाएगा, लेकिन पेरिस क्लब जैसे छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जामिनर के माइंड में तुरंत नहीं आएगा। कि तभी एग्जामिनर यहाँ पे लिखा हुआ है जब उसने वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, इस माइंडसेट से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन ना, इनके साथ UPSC जो है खेलता है ना, इंटरचेंज करेगा तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा। तो ये आप यहाँ पे याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फायदा मिले और साथ में आप मेंस लिख पाए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs। तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, और गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये भी सही है। इंडेक्स बॉन्ड का क्या मतलब ही क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन देखिए, द इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। ये मैंने आपको बताया हुआ हमारे 75 प्लस टैक्स पैटर्न में, यूपीएससी एग्जामिनर कैसे स्टेटमेंट फ्रेम करता है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लीज देखिए, पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन कीजिए उसको और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। जिन्होंने वो वीडियो देखी है, मेरे कंटिन्यू जो लेक्चर देख रहे हैं, 20-21 का पेपर देखा हुआ है, 23 का देखा हुआ है, तो उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1-2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन 1 क्या है, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। ठीक है, और सेकंड क्या है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, फॉरेन कॉमर्स, फॉरेन ऑन ई कॉमर्स, अभी उस टाइम पे थोड़ा न्यूज में भी था। अब आपको मालूम होना चाहिए, जो ई कॉमर्स होता है एक मार्केट बेस्ड होता है, एक जो है इन्वेंट्री बेस्ड होता है। ठीक है, तो जो इंडिया में फॉरेन ऑन ई कॉमर्स जो है, इनको इन्वेंट्री बेस्ड की परमिशन नहीं है। तो ये जो ये लिखा हुआ है ना, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, इसकी परमिशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलो, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा नॉलेज में होगा तो ही बन पाएगा, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, इतना कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये बात कर रहा है रियल सेक्टर। अब एग्जाम में हमको नहीं मालूम कि रियल सेक्टर क्या होता है, लेकिन उसके बाद भी आंसर तो निकालना है। एग्जाम में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आपको आंसर नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको तुरंत आपको उसका आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, आप 2-3 बार इसको ऊपर नीचे पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब आपको एक रियलाइज होगा कि भाई ये जो बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर्विस की बात कर रहे हैं। तो 3-4 एक साथ होगा या 1-2 एक साथ होगा, इनका मिक्सअप तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये दो सर्विस की बात कर रहे हैं, दो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो दो चारों एक साथ हो नहीं सकते। ठीक है, या 2-3-4 नहीं हो सकता, या 1-3-4 नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो सकता, या तो 1-2 एक साथ होगा या तो 3-4 एक साथ होगा, क्योंकि ये रियल सेक्टर की बात कर रहा है, कोई एक सेक्टर की, पर्टिकुलर कोई सेक्टर, और ये बात कर रहा है प्रोडक्शन की, ये बात कर रहा है सर्विस की। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो देखो, प्रोडक्शन सर्विस साथ में नहीं आ सकते, प्रोडक्शन सर्विस साथ में नहीं आ सकते, ये चारों साथ में नहीं आ सकते। एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें ये थोड़ा सेपरेट है, तो 1-2 इसलिए हमने इसका आंसर ले लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 देखते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर से आप समझ में तो आपको आ रहा होगा कि ट्रांसफर हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। ऑप्शन ए देखें आप, तो यहाँ पे बात कर रहा है पेइंग टैक्स, ऑप्शन बी बात कर रहा है पेइंग टैक्स टू द कंट्री। ठीक है, जहां आपने प्रॉफिट राइज किया हुआ है वहां पे आपको टैक्स देना है उस कंट्री को। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, ट्रांसफर मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो आप जो है प्रॉफिट का जो है टैक्स पे कर रहे हैं। ऑप्शन सी डी देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सी जो है ये डायरेक्ट ट्रांसफर है। डी आप देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी देखिए, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कनेक्टिंग वर्ड कौन कौन से यूज करता है। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड यूज करने के बाद क्या करता है, तो आप वो 75 प्लस मैंने आपको बताया हुआ है, आप देखिए जाके। ठीक है, तो ये वर्ड यूज करता है यूपीएससी। उसके बाद क्या करता है, ठीक है, और ये वर्ड यूज करके क्या करता है कि दो जो फैक्ट हैं उनको एक साथ लाएगा। ठीक है, उसमें से किसी एक फैक्ट को गलत कर देगा, एक को सही कर देगा। ठीक है, या तो इंटरचेंज कर देगा, तो ऐसा करता है। और ये हमेशा गलत नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है, आप थोड़ा यहाँ पे अलर्ट हुए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है फ्लो फ्लो में आप इसको सही मान लेते हैं, हाँ भाई डेट फाइनेंसिंग तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इक्विटी फाइनेंसिंग, हाँ आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको मैंने आपको बताया कि भाई ये जो वर्ड है
इस टाइम पे आपको अलर्ट होना है और अपना थोड़ा सा सोच के फिर आंसर मारना है। तो आप जब इस तरीके से अलर्ट होंगे तो आपको समझ में आएगा भाई इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये तरीका होता है पेपर सोल्व करने का। यूपीएससी ट्रैप कैसा करता है ये भी आपको समझ में आया कि भाई क्या करता है, कनेक्टिंग वर्ड यूज करता है, दो फैक्टर रहते हैं उनको कनेक्टिंग वर्ड से मर्ज करता है, एक फैक्ट गलत दे देगा एक सही के दे देगा। ठीक है, या तो जो है इंटरचेंज कर देगा। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं यूपीएससी एग्जामिनर के, जो वो स्टेटमेंट जो है फ्रेम करता है। ये आपको सिर्फ ये क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिल रहा, ये आप जितने पीवाईक्यू देखिए आपको हमेशा समझ में आएगा कि यूपीएससी एग्जामिनर ये गेम खेलता है। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा स्टेटमेंट कैसे फ्रेमिंग होती है। यदि आपने पहचान लिया कि स्टेटमेंट गलत फ्रेमिंग कैसे होती है, सही फ्रेमिंग वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, तो आपका आधा टेंशन तो खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो गलत है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन वन क्या है, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। तो आप जब देखिए कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग होता है उसका पैसा जो रहता है गवर्नमेंट के पास जाता है, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से सही है ना, और जनरिक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ गलत लग भी नहीं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डेटेड सिक्योरिटी इशू एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑप्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंडियन डेट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जनरिक है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। आपको एक लग रहा होगा लार्ज, लार्ज एक अलग वर्ड है। यदि यहाँ पे ये बोलता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन डेट, तो ये गलत हो सकती थी, लेकिन लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंडियन डेट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है वर्ड प्ले जो होता है ये आपको समझना पड़ेगा, लार्ज का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन क्या पूछ लिया, आप इसको छोड़ के, ठीक है, छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे कि चलो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं है, यूपीएससी को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यूपीएससी नहीं चाहता कि आपको एच एन सन्याल कमेटी जो है उसके बारे में कुछ पता हो, नहीं चाहता वो। ठीक है, वो जो आपसे डिमांड कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या डिमांड कर रहा है वो आपको बताऊंगा, यूपीएससी का ट्रैप क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो स्टेटमेंट वन हमें कोई अंदाजा नहीं है, अभी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये मैंने आपको बताया है कि 75+6 पैटर्न में, ये आप जाके देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये जो है लाइन जो है यूपीएससी एग्जामिनर यूज करता है स्टेटमेंट फ्रेम करने के लिए, और इस टाइप की स्टेटमेंट जो रहती है वो गलत होती है, क्योंकि बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर कुछ डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या डिफाइन करता है क्या क्या नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना याद रखें, है ना, कितना याद रखें कि क्या जो है डिफाइन करता है क्या नहीं करता। लेकिन आपको क्या है कुछ ब्रॉड चीज़ें उनको तो देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है नहीं करता। अब कुछ एग्जाम में ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप इसको गलत लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टेटमेंट गलत करवाने के लिए ये वर्ड यूज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई, है ना, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है। आप देखिए यदि आप तीसरे तीसरे पे जाते हैं, थर्ड आपका गलत होता है, तो आपका बचता 1 2 और 1 to 4। आपको 1 नहीं मालूम था लेकिन आपने तीसरा ऑप्शन आपने यहाँ पे एलिमिनेट किया, तो आपका 1 ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो गया। ठीक है, देखो दूसरा भी ऑटोमेटिकली सही हो गया। फोर्थ देखिए, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, क्यों, क्योंकि पावर है तभी तो यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट उसने लॉ पास किया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है ये पास किया हुआ है, पावर है तभी तो किया है ना। तो इसलिए यदि 1 सही है तो इसका मतलब 4 भी सही है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सही है तो मतलब 4 यहाँ पे सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 to 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, with reference to India, consider the following statement. Government law officer and legal firm are recognized as advocate, but corporate lawyer and patent attorney are excluded from recognition as advocate. तो ये क्या है, this but not this, गलत।
ठीक है, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज ऑफ लॉ कॉलेज। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट है, ये थोड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैटर्न कौन सा फॉलो किया, दिस बट नॉट दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसके बारे में आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है। ठीक है, ये कैसे पास होता है। तो ये जो राज्यसभा लोकसभा जो है इसमें से स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग पास होता है, इसमें ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है। ठीक है, और पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट को अपनी परमिशन, ठीक है, देनी पड़ती है। ये ऑब्लिगेटरी है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट, एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है कि पहले प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा उसके बाद फिर जो है लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मनी बिल के केस में होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है उसमें ये जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट गलत होता है, सेकंड सही है। स्टेटमेंट 3 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। तो सही बात है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है और 1 गलत है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये सब स्टेटमेंट यूपीएससी बनाता है गलत करवाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत होती है। सेकंड सही है कि हाँ भाई 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर आ जाएगा 2। आप देख रहे होंगे अभी तक यूपीएससी के हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है। ठीक है, यदि आपने वो 75+ ट्रिक्स पैटर्न आपने देखा है वो, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि भाई जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे हिंट दे रहा होगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन में हिंट देगा, आपको सिर्फ पहचानना है कि वो कहाँ पे जो है गलत करवाना चाहता है। ठीक है, कहाँ पे उसने ट्रैप फंसाया हुआ है, वो यदि आपने पहचान लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, चलो, और मैंने आपको क्या बताया था कि लॉजिक के साथ साथ नॉलेज क्यों जरूरी है। यदि आपको नॉलेज नहीं होता तो आप ये स्टेटमेंट क्या क्या, क्या करते हैं, 15% से ज़्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये पता कब होता, या 10% कर देता तो क्या करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी बनी नॉलेज से, इसलिए नॉलेज जरूरी है। ठीक है, नॉलेज जरूरी है, उसके बाद आप लॉजिक जो है यूज करें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है। ठीक है, तो टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो अब मालूम है कि भाई राज्यसभा लोकसभा दोनों में होता है। ठीक है, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये जो है 2, ये नो कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा की एक एक्सक्लूसिव पावर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन इमरजेंसी, तो इसके लिए भी लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 क्या है, द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसको, 6 महीने के अंदर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद वो ज्वाइन करेगा तो उस पर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि वो 6 महीने के अंदर यदि किसी में ज्वाइन कर लेता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर उसको शामिल होना यदि होना है, तो यदि 6 महीने के बाद यदि वो शामिल होता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा, बात ये है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। सही बात है, इसका ऐसा कुछ जिक्र नहीं है लॉ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया, ये नहीं होता, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 फैक्ट डाल दिया यूपीएससी ने। अब हो सकता है कि भाई ये सही हो ये गलत हो, ये सही हो ये गलत हो। ठीक है, यदि ऐसे 2 फैक्ट आपको यदि किसी स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं, है ना, यदि आपको उसका नॉलेज नहीं है, देखो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, यदि नॉलेज नहीं है तो क्या करना है,
तो यदि आपको 2 फैक्ट किसी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, मल्टीपल फैक्ट ऐसे मिल रहे हैं 2-3, तो आप इसको गलत लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट इज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो हमारे कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन के थ्रू है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे जो कन्वेंशन होते हैं उसके हिसाब से ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा है तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिट्स की बात कर रहा है, आपको आर्टिकल 32 जो है इसको अच्छे से पढ़ना, जितनी भी रिट्स है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीडीएस, एनडीएस, ईपीएफ में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, हमारे यूपीएससी एग्जाम में अभी ये पूछा 2022 में। ठीक है, तो इसको पढ़ना, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, नॉलेज से बनेगा आपका। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप देखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, यूपीएससी एग्जामिनर जो है आपको खुद आपको चाहता है कि आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपको वो हर क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा है, वो आपको वो हिंट पहचानना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। ये एक्सट्रीम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद मालूम है। ठीक है, यदि आप पहले स्टेटमेंट काटते हैं आपका आंसर आ गया। एग्जाम में मैंने भी क्या किया था भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट देखा, इसको पढ़ा, आंसर निकाल के आगे बढ़ गया। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट मैंने पढ़ी भी नहीं, मुझे ये मालूम था कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल जो है मस्त तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत, आपका यहाँ से आंसर आ गया। बाकी आप देखिए, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्रीज, जेनरिक स्टेटमेंट है। यहाँ देखिए, एज इट एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ये क्या है? ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसी होती है। ठीक है, यूपीएससी कैसे वर्ड प्ले कर रहा है। ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट कैसी होती है? जेनरिक स्टेटमेंट हमेशा सही होगी। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है, जो इलॉजिकल भी लगे। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने देखा कि एनी एनी देख के आपने तो देखा कि भाई तो एक्सट्रीम बात कर रहा है, काट दिया। नहीं, लॉजिकल है ना, नॉलेज में है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक्सट्रीम बात कर रहा है, मस्ट एडॉप्ट इट, ये लॉजिकल बात कर रहा है। ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम बात कर रहा है। ठीक है, और इलॉजिकल बात कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आपका आंसर आ जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच दैट एज द स्पीकर में फिक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, आपने लक्ष्मीकांत में भी ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी। ठीक है, यदि आपके कोई क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट यदि बेसिक आपके जो सोर्सेस हैं वहां से यदि आ रही है तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनको आपको सही करना है, आपका रिवीजन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। कुछ स्टेटमेंट आपको किसी क्वेश्चन में ऐसी मिलेगी जो आपने कहीं भी पढ़ी नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट उन स्टेटमेंट से नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट उन स्टेटमेंट से करना है जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज पर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पे ऐसा जो है अपोजिशन पार्टी का जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। यदि आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है तो आप देखिए आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, सेकंड गलत, सेकंड गलत। 1 सही है, ठीक है, और 3 दोनों में सही है, तो आपका आंसर आ गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आपने ये कहीं नहीं पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत में और आपको इसका नॉलेज भी नहीं होगा, तो आप फोर्थ स्टेटमेंट को क्यों देख रहे हैं? आप देखिए जो आपको आती है स्टेटमेंट 1, 3 और 1 2 3 स्टेटमेंट आप देखिए, ये आपने पढ़ी हुई है, तो आपको आंसर यहीं से निकालना है। वैसी जो हमारा एच.एन. सन्याल वाला जो था, ठीक है, एच.एन. सन्याल वाला जो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहीं नहीं पढ़ी, तो उसको रोकिए, आप वहां से सोल्व करना स्टार्ट मत कीजिए। आप देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी हुई है, आपने वहां भी एक स्टेटमेंट काटी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो डिफाइन नहीं है, तो आपका वहां से आंसर सीधे आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन 1 जो है, यदि स्टेटमेंट को गलत करवाना होता है यूपीएससी को, तो वो यहाँ पे एज पर द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा के जगह क्या लिखता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख देता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। लेकिन यूपीएससी को ये स्टेटमेंट सही करवानी थी, उसने क्या किया कि भाई जो चीज सही है वो चीज यहाँ पे लिखी। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, among the following crops which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide?
तो एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है कि भाई जो हमारे कारण हो रहा है, जो मनुष्य, जो इंसान जो कर रहा है, वो उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा मिथेन, ठीक है, मिथेन आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में, मिथेन सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? मिथेन आ रहा है राइस कल्टीवेशन से। आंसर आ गया राइस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मिथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ भी न्यू चीज आ रही है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ न्यू सिस्टम है, कुछ न्यू प्रैक्टिस है, तो वो यदि आई है तो मतलब अपने पुराना, जो पुराना होगा उससे तो बेटर होगी, है ना। कुछ पुराने में प्रॉब्लम होगी, उसी को हम ओवरकम करने के लिए तो हम तो कुछ नया लेकर आए ना। यदि इसको ओवरकम करने के लिए कुछ नया लेकर आए तो मतलब ये उससे बेटर होगा। यदि बेटर है तो उसका ये पॉजिटिव है, और यदि ये पॉजिटिव है तो उसका कंसिक्वेंस भी पॉजिटिव होंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा। ठीक है, तो यदि ये पॉजिटिव है तो इसके कंसिक्वेंस पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। यदि सीड रिक्वायरमेंट कम होंगे, हम तो यही तो चाहते हैं ना कि सीड रिक्वायरमेंट कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट हमारी बच जाएगी। तो रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, तो ये सही है ना, ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये इसका कंसिक्वेंस हो सकता है। रिड्यूस मिथेन प्रोडक्शन, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी, मिथेन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था। ठीक है, यदि ये कम हो जाता है तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी सही हो जाएगा। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यदि कम हो रहा है तो ये भी तो पॉजिटिव है हमारे लिए। हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पे ये बोलता रिड्यूस मिथेन प्रोडक्शन की जगह इंक्रीज मिथेन प्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाता? नेगेटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो पॉजिटिव ही तो होगा। कुछ नई चीज आएगी तो उसका पॉजिटिव ही तो इफेक्ट आएगा ना। यदि नेगेटिव आ रहा होगा तो हम उसको लेकर ही क्यों आएंगे? समझ रहे हो? तो इसलिए यदि ये नेगेटिव पूछता, यदि नेगेटिव होता कि इंक्रीज मिथेन प्रोडक्शन, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता, हम इसको नहीं लेते। यहाँ बोलता है इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो ये यहाँ पे इंक्रीज की बात करता तो ये भी नेगेटिव हो जाता और ये हम नहीं लेते। समझ में आ रहा है आपको पॉजिटिव नेगेटिव? यदि नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा 50 क्वेश्चन आने वाले, उसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ भी नई चीज आ रही है, ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। साइंस टेक में, इन्वायरमेंट में, कहीं भी आप देखना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। यदि कुछ नया आ रहा है ना, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सिस्टम है, कुछ प्रैक्टिस है, तो यदि वो कुछ नई आ रही है तो पुरानी से बेटर होगी। यदि पुरानी से बेटर है तो मतलब पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी फायदा मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है नॉलेज वाला। यदि आपको इसका नॉलेज होगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, बस इससे आप ये काट सकते हैं कि लेक विक्टोरिया जो है ये इतनी छोटी मोटी लेक नहीं है कि ये ड्राई हो जाए। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब ये तीन बचे हुए हैं, तीन में से आपको एक इसका आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो ऑप्शन बी था, है ना। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना, इसमें आपको सिर्फ नॉलेज काम आएगा। अब आने वाले प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का फोकस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो यूपीएससी का फोकस एरिया क्या है कि जहाँ भी जो लेक और जो हमारे रिवर्स जो हैं जो ड्राई हो रही हैं, वो यूपीएससी का फोकस एरिया है। तो आपको ये जो लिस्ट आप निकाल लेना कि कौन कौन सी लेक जो है वो ड्राई हो रही है, कौन कौन सा जो रिवर है वो ड्राई हो रहा है, तो वो आपके पास लिस्ट होना। ठीक है, आप उसको रिवाइज कीजिएगा और ये आपको कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको वो हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? अभी वर्ड देखिए गंडीकोटा, वर्ड एसोसिएशन आप देखिए कि आपने यदि आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा नितिन सिंघानिया से या फाइन आर्ट के एनसीईआरटी से, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग्स होती हैं, कुछ साड़ीज होती हैं, कपड़े की हम बात करते हैं तो उनके कुछ नाम होते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स के नाम होते हैं। बात करें कठपुतली हैं, उनके नाम होते हैं। ठीक है, और बात करें हम कुछ वहाँ के जो मार्शल आर्ट होते हैं, डांस फॉर्म होते हैं, ये सब हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास एक वर्ड एसोसिएशन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमको तमिलनाडु, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, केरल के,
ठीक है, इनके जो वर्ड होते हैं ना वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं कि इनके किस टाइप के वर्ड होते हैं। तो आप वहां से देखेंगे कि आपको तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश, केरल के वर्ड जो है थोड़ा सा अलग टाइप के वर्ड आते हैं। ठीक है, बोलने में थोड़ा अलग टाइप का आता है, आप देखना। ठीक है, तो यदि आपने ये देखा होगा, ये नोटिस किया होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो गेंडी कोटा जो है ना, ये आंध्र प्रदेश के जो वर्ड्स होते हैं उनके सिमिलर वर्ड है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद गेंडी कोटा आंध्र प्रदेश में हो। ठीक है, अब देखिए कि आंध्र प्रदेश से कौन कौन सी रिवर जाती हैं। तो आप देखेंगे कि ये कावेरी रिवर जो है ये तो तमिलनाडु होते हुए निकल जाती है। तुंगभद्रा जो है कृष्ण रिवर में चली जाती है। ठीक है, मंजीरा जो है ये गोदावरी में चली जाती है। बच्चे एक पेन्नार रिवर है जो आंध्र प्रदेश से होते हुए निकलती है। तो एक इस लॉजिक से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये लॉजिक नहीं बन रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं इनको छोड़ देना ज्यादा सही है, बजाय इनको अटेम्प्ट करने का। यदि आपका थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं चल रहा है, यदि लॉजिक चल रहा है और आपने एक क्वेश्चन ये एलिमिनेट कर दिया कि भाई कावेरी नहीं होगी क्योंकि तमिलनाडु होते हुए जा रही है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट करना है जब आप इसको थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ एलिमिनेट कर दिया, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आपको फिर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो छोड़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको पीक दिए हुए हैं और माउंटेन्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नोकरेक जो है ये हमारे पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। नोकरेक जो है ये है मेघालय में। ये मेघालय में है तो सिक्किम हिमालय तो ये होगा नहीं। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए नामचा बरवा, ठीक है, ये आता है आपका कंचनजंगा जो है ना, नामचा बरवा कंचनजंगा, नामचा बरवा आएगा फिर कंचनजंगा आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो एरिया है ना, उस साइड आएगा नामचा बरवा। और गढ़वाल हिमालय जो है ये आता है आपका उत्तराखंड साइड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे और बताऊं कि आपको कि ये पीवाई को कितना हेल्प करते हैं। यदि आपने ये देखा होगा, नौकरी वहां पे पढ़ा होगा, तो आपको इजी यहाँ पे माइंड में आ जाएगा कि भाई नौकरी तो हमने पीवाई क्यू में पढ़ा था। ठीक है, ये थोड़ा हेल्प करते हैं हमारे पीवाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 26, लेवांट। ठीक है, इसमें भी आपका एक जो पैटर्न है वो यूज होगा। देखो कैसा यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए चार ऑप्शन देखिए, आपको दिखेगा मेडिटेरियन शोर की बात कर रहा है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दो सिमिलर ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया था, यूपीएससी का आंसर क्या होता है, दो सिमिलर ऑप्शन में से आपका आंसर होगा। तो बी और सी तो आपके यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, खत्म। अब देखो यहाँ बात कर रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, यहाँ बात कर रहा है द इंटायर कोस्टल एरिया। ठीक है, इंटायर कोस्टल एरिया की बात कर रहा है और यहाँ बात कर रहा है ईस्टर्न मेडिटेरियन की। आप एक थोड़ा उस हिसाब से जा सकते हैं कि इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी, तो इसमें तो आपका देखो यहाँ पे अफ्रीका वाला रीजन आ गया, यहाँ पे आपका यूरोप वाला रीजन आ गया, यहाँ आपका जो इसराइल वाला जो है रीजन है वो आ जाएगा। तो ये पूरा रीजन को आप लेवांट बोले तो ये थोड़ा सा लॉजिकल सही लग नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। यदि आप सिर्फ एक रीजन की बात करें कि भाई इस रीजन को लेवांट बोलते हैं, तो एक थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये लॉजिकल फील साउंड कर रहा है कि हम किसी रीजन को कुछ बोल रहे हैं। और पूरे एरिया को आप लेवांट बोले थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जा सकते हैं कि इंटायर कोस्टल एरिया की बात कर रहा है और ये सिर्फ ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दो सिमिलर स्टेटमेंट में आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ये प्रूफ मैंने आपको बता दिया। और ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप जाके पीवाईक्यू देखिए कि दो सिमिलर ऑप्शन है उसी में से आपका आंसर है। ऐसा यूपीएससी एग्जामिनर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है आपको। यूपीएससी एग्जामिनर को मालूम है कि आपको मेडिटेरियन सी मालूम होगा, तो उसको कंफ्यूज क्या करना है कि भाई ईस्टर्न वाला है या इंटायर कोस्ट है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दो सिमिलर ऑप्शन बनाए और उनमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो और यहाँ पे आप गलत मार्क करके बाहर हो जाए। लेकिन हमको भी समझना है कि यूपीएससी एग्जामिनर जो यदि दो ऑप्शन बना रहा है तो एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का होगा, एक्सट्रीम कर देगा, कुछ लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि यार कुछ इलॉजिकल बात कर रहा है। तो जो इलॉजिकल बात कर रहा है उसको हमको एलिमिनेट करना है, जो थोड़ा लॉजिकल साउंड कर रहा है उसको हमको साथ में लेके चलना है। ठीक है, चलो 26 हो गया। 27 देखिए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही है। तो आप देखिए अजरबैजान जो है काफ़ी दूर हो जाता है, यदि आप वन ऑप्शन काटते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैपिंग वगैरह आप अच्छे से कर लेना, 2024 की यदि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैपिंग के बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछने लगा है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछा मोनोजाइट से रिलेटेड। अब मान लेते हैं आपको एग्जाम में मोनोजाइट नहीं मालूम, ठीक है, कुछ प्रो हो चुके हैं एग्जाम में को लेकर, इनका 2-3 अटेम्प्ट हुआ है, उनको मालूम होगा कि मोनोजाइट क्या है। लेकिन कुछ बिगिनर्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको एग्जाम में ऐसा लगता है कि मोनोजाइट क्या पूछ लिया भाई हमसे, हमने तो उसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। तो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो देखो इसमें हमको क्या ढूंढना है भाई, सबसे पहले चारों स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा सही सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट को देखना है। तो सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि भाई थोड़ा सा ये एक्सट्रीम बात कर रहा है, इंटायर इंडियन कोस्टल की बात कर रहा है, और ये इस बात कर रहा है गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन। तो हो सकता है कि 3 और 4 में से कोई गलत हो, ठीक है, 3-4 में से कोई गलत होगा, तो 3-4 में से कोई एक गलत होगा, ठीक है। और 1-2 का ऑप्शन तो है नहीं कि दोनों गलत हो जाए, मतलब 3-4 में से कोई एक गलत होगा, तो 3-4 एक साथ नहीं आ सकते, तो ये स्टेटमेंट गई, ये स्टेटमेंट गई, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 1-2 तो देखो दोनों में, तो 1-2 तो मतलब सही है। अब 3 और 4 में से हमको कोई एक स्टेटमेंट पिक करना है, तो कौन सी पिक करें? अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट आप देखेंगे, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनेटाइज। अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, ठीक है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही है। जैसे हम बात करें न्यूक्लियर हो गया, रेलवेज हो गया, तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जो है रेगुलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा लॉजिकल लगेगा। लेकिन आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट, मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। ये इंटायर इंडियन कोस्ट की बात कर रहा है, मतलब ये इंटायर इंटायर मतलब यहाँ पे इतनी सी जगह भी यदि नहीं हुआ तो स्टेटमेंट गलत है। पूरे में मोनोजाइट है, मान के चलो यहाँ पे पूरे में मोनोजाइट है, यदि इतने में नहीं है तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दी यूपीएससी ने, तो इसलिए आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 1-4, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जेनरिक स्टेटमेंट कैसी होती है, फैक्चुअल कैसी होती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसी होती है, ठीक है। यदि कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है तो हमको उसको सॉल्व कैसे करना है? हमको सबसे पहले देखना है कि भाई सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि भाई हमको जो 3 और 4 दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है, तो मतलब ये साथ में नहीं होंगे, कोई एक ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि 1-2 का ऑप्शन सिर्फ 1-2 का ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो मतलब कोई एक तो इसमें से गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काटा 3 और 4 जहाँ पे साथ में थे उनको काटा, तो हमारे पास आ गया 1-2 सही है, दोनों में सही है 1-2। 3 और 4 में देखना था, तो इनमें से हमने देख लिया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी है जो इलॉजिकल साउंड करे, ठीक है। तो वहां से हमने देखा कि तीसरी स्टेटमेंट जो है ये एक्सट्रीम है और साथ में इलॉजिकल थोड़ा सा साउंड कर रही है, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन जो है एलिमिनेट किया और फोर्थ पे गए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो 29 देखिए, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। वेटलैंड जो है इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, हर साल क्वेश्चन आते हुए, तो आप अभी जो वेटलैंड है जितनी भी वेटलैंड उनको देख लीजिएगा, 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अप्रोच आपको बताया था कि भाई जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तब तक उसको सही लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर पा रहे हैं, किसी भी ऑप्शन को गलत प्रूफ कर पा रहे हैं कि भाई ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सही लेकर चलिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक बार बताई थी, तो एक स्टूडेंट का मैसेज भी मेरे पास आया था कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर से बताइए। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट 3 और 4 इसकी देखिए। आपने ये स्टेटमेंट आप पहले सही लेके चले, ठीक है, लेकिन आपने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दी, है ना। थर्ड स्टेटमेंट को आपने रॉन्ग प्रूफ कर दी और फोर्थ स्टेटमेंट को आपने सही प्रूफ कर दी अपने लॉजिक से, ठीक है। कि भाई आपके पास लॉजिक है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ही उस पर अपना रेगुलेशन सब रखती है, ठीक है। तो आपने इसको सही प्रूफ किया, ठीक है, और इसको आपने रॉन्ग प्रूफ किया कि भाई इंटायर कॉस्ट जो है ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है इसलिए गलत है। तो आपने इसको गलत प्रूफ किया, इसको सही प्रूफ किया, तो आप आंसर पे गए। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सभी स्टेटमेंट सही लेकर ही चलना है कि हाँ भाई सही होगी, ठीक है। जैसे मोनोजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ठीक है, हाँ भाई सही होगा, ठीक है। मोनोजाइट कंटेन थोरियम, हाँ भाई करता होगा, ठीक है। मोनोजाइट कंटेन थोरियम
ये आप गलत प्रूफ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको सही लेके चलिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं उसको सही लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोजाइट कंटेन थोरियम, आप इसको गलत प्रूफ कर पा रहे हैं कि मोनोजाइट थोरियम कंटेन नहीं करता, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सही लेके चलिए। मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, इसको गलत प्रूफ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सही लेके चलिए। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट, ठीक है, आपने इसको सही प्रूफ कर दिया ना, तो इसको सही लेके चलिए, और इसको आपने गलत प्रूफ कर दिया तो इसको गलत लेके चलिए। तो बेसिक चीज यही है कि जब तक आप किसी चीज को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं उसको तब तक सही लेकर चलना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो 31 का डीओ आपका आ गया। 32 देखिए, वेब 3.0। ठीक है, वेब 3.0, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। ठीक है, करता होगा, मैंने क्या बोला, जब तक आप इसको गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे तब तक सही लेके चलना है। कंट्रोल देयर ओन डेटा, जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क है, जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपने यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो डेटा होता है उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल उसका डेटा जो है कंट्रोल कर सकता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यदि 2 सही है तो 1 भी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन 3 देखते हैं, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। तो ब्लॉकचेन का मतलब ही यही कि भाई कॉर्पोरेशन जो है जिन इनकी जो मोनोपोली है उसको खत्म करना। ठीक है, जो डेटा है उसको हमको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग लोगों के पास हो। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको होल्ड ना करे। तो यही तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेन मोटिव है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है अब ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, तीनों स्टेटमेंट ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होती है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होती है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, यदि ये सही है तो ये भी सही होगा, और ये सही है तो ये भी सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो एग्जाम में हमने को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो क्या कैसे सोल्व करना है इसको, चलो देखते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। एक जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है, इसको सही लेकर चलना है। सही तब तक लेके चलना है तब तक इसको गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, गलत प्रूफ कब कर पाएंगे, जब कुछ एक्सट्रीम हो, कुछ इलॉजिकल बात कर रहा हो तो उसको गलत प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप के पास कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कुछ इलॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है, कुछ एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा है, तो इसको सही लेकर चलना है। सास यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस, जनरिक स्टेटमेंट है, सही लेकर चलना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आउटलुक हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास। ठीक है, अब देखो इसमें 3 ये दिए हुए हैं। अब आपको लग सकता है कि यार ये 3 फैक्ट दिए हुए हैं, इसको गलत ले लें, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, पहले ही बताया हुआ है कि एग्जाम्पल भी दिया था कि मल्टीपल फैक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट कैसे होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, ओशन मिन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, है ना, ओशन मिन टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो वो वाला क्वेश्चन आप देखना, उसमें बताया था कि भाई इतनी डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये क्या है, मल्टीपल फैक्ट है। इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं ये गलत होते हैं। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ना, आउटलुक हॉटमेल याहू, ये ये मल्टीपल फैक्ट नहीं है। ठीक है, आपको दिखाता हूं एक और क्वेश्चन 2021 में पूछा था, ये देखिए। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या बोल रहा है देखिए। ये दिया था, ये मैंने आपको बताया कोई मोटो वगैरह रहता है, ये गलत रहता है यूपीएससी एग्जाम में, है ना, ये तो गलत हो गया। ये देखिए, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सरफेस स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक, तो सही बात है ना। ये मल्टीपल फैक्ट इसको नहीं बोलेंगे। मल्टीपल फैक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, ओशन मिन टेम्परेचर वाला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बताए हुए हैं बहुत बार। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे हमको मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये ठीक है, तो ये जो है इसको आप गलत नहीं लेंगे। ठीक है, गलत क्यों नहीं लेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये मल्टीपल फैक्ट नहीं है। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट नहीं है, ये एक जेनरिक टाइप के फैक्ट है कि भाई आपने उठाया किसी बुक से और छाप दिया। ठीक है, एग्जामिनर ने किसी बुक से उठाया और छाप दिया, ये छापी हुई स्टेटमेंट है, ना ही बनाई हुई।
ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा कि बनाई हुई स्टेटमेंट कैसी होती है और छापी हुई स्टेटमेंट कैसी होती है। ठीक है, तो ये छापी हुई स्टेटमेंट है, 2021 का पेपर मैंने आपको दिखाया, ये भी छापी हुई स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो है फैक्ट, यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनर जो है यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है। ठीक है, फैक्ट चेंज कर सकता है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है इस टाइप की स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक अबाउट इन मीडिया। क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमको वर्ड एसोसिएशन करना है। ठीक है, देखो ऑर्बिटल आपको मालूम है, जो अर्थ है इसका एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, बम्बार्डमेंट से ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई बम के थ्रू कुछ जो है डिस्ट्रॉय करना हो, डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल यहाँ पे आना चाहिए, ये स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है, वहां पे ऑर्बिट की बात होनी चाहिए। कुछ ऑर्बिट, जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें कुछ और होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 देखिए, अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इन इट स्पेस। देखो इसमें जो बम्बार्डमेंट था, इसका तो वर्ड एसोसिएशन हो रहा है कि एक्सप्लोड कर रहा है, लेकिन ऑर्बिट का कुछ यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है ना, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को अभी नहीं लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अ स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। अब देखो यहाँ पे ऑर्बिट की तो बात हो रही है, लेकिन बम्बार्डमेंट वाली चीज बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं लेना हमको, ये भी नहीं लेना। ऑप्शन डी देखिए, अ स्पेसक्राफ्ट मूव अलोंग अ कॉम्बेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेस अ प्रोब ऑन इट्स सरफेस। अब देखो यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही है, बम्बार्डमेंट वाली बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन सी देखिए, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। देखो यहाँ पे टारगेट हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, साथ में ऑर्बिट भी हो रहा है, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा वर्ड था जो हमने ब्रेक किया था इसके साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्यूबिट। अब क्यूबिट जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है आपने पढ़ा होगा, तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसका, ये जो है क्यूबिट इसका टर्म है, क्वांटम कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे सी पे लग गया, ऑप्शन बी। तो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसको आप साइंस टेक में पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है? शॉर्ट रेंज डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज मतलब शॉर्ट रेंज ही होगा। आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये है आरएफआईडी। आरएफआईडी जो आपने देखा होगा कि टोल टैक्स पे जो हम जाते हैं तो हमारे पास फास्टैग लगा रहता है, तो वो आरएफआईडी पे काम करता है। तो ये क्या है? ये भी शॉर्ट रेंज है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि भाई ये जो है यहाँ पे लगा रहता है कैमरा, कार इतने पास आती है तब जाके इसको स्कैन करता है और हमारा ये गेट ओपन हो जाता है। तो ये क्या है? शॉर्ट रेंज है। ठीक है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल एरिया की बात कर रहा है, हो सकता है इसको देखो गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कुछ लॉजिक आ नहीं रहा है कि भाई ये गलत है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है इनको आप सही लेके चलिए। ठीक है, वायरलेस की बात कर रहा है, लोकल एरिया, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये हो सकता है कि शॉर्ट रेंज डिवाइस हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे, कैन कैन कैन, आंसर डी। ठीक है, और तीनों आप पढ़ के देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने एग्जाम में देखा कैन 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 और मार दिया, पढ़ के देखना है हमको, है ना। तीनों आप देखेंगे लॉजिकल साउंड करेगा, लॉजिकल साउंड कर रहा है तो मतलब आप इसको डी ऑप्शन लेके चल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कैन वाली सारी स्टेटमेंट सही होती हैं, गलत भी होती हैं, आपको देखना है कि वहां लॉजिकल साउंड कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है अभी हमको नहीं मालूम भाई क्या होता है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, अभी हमको नहीं मालूम, होल्ड करना है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी ingest बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन अवर गट। तो ये क्या है? दिस बट नॉट दिस। ठीक है, ये मैंने आपको पैटर्न बताया था, ये इसका पैटर्न का एग्जाम्पल है। गलत स्टेटमेंट, टू आपने काटा, वन ऑटोमेटिकली सही हो गया। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, ये क्या है? जनरिक स्टेटमेंट है, जनरिक स्टेटमेंट मतलब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 39 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रेजेंट कोविड 19 पेंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी क्वेश्चन जो है ना 39 नंबर, ये सीडीएस में
2022 में CDS में पूछा था, सेम क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे पूछ दिया। ठीक है, तो हमको CDS, CAPF, NDA इनके क्वेश्चन भी आपको लगाना चाहिए, ताकि क्या होता है कि क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं। अभी 2023 का भी क्वेश्चन था, ठीक है, वो CDS के क्वेश्चन मैंने लगाया था, CDS के क्वेश्चन से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा मुझे क्या नाम था उसका, मैं आपको 2023 के जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा वो। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको इनको लगाना चाहिए। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ऑप्शन 2 देखिए, स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। दोनों में कैसा बोला है कि भाई ये वैक्सीन है, ये इस प्लेटफॉर्म से बनी हुई है, ये वैक्सीन है, ये इस प्लेटफॉर्म से बनी हुई है। ठीक है, समझ में आया? चलो आपको बताता हूँ मैं कुछ एक नया चीज, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, देखो, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। इसको एलिमिनेट करने के मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। पहला तो देखो यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या पता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना हो, ये सोचने का तरीका है। देखो नॉलेज वाला चीज है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये सबको मालूम है, लेकिन वहां पे यदि नहीं मालूम तो क्या करना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक फैक्ट। ठीक है, दूसरा, वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है, नहीं है, दूसरा फैक्ट। प्लेटफॉर्म mRNA है या नहीं है, तीसरा फैक्ट। 3 फैक्ट हैं, चांसेस है स्टेटमेंट गलत है। पहला तरीका तो ये है स्टेटमेंट एलिमिनेट करने का। दूसरा तरीका, यदि एग्जामिनर को ये स्टेटमेंट्स बनानी थी तो वो ये भी तो बना सकता था ना, कोविशील्ड वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, जैसे ये बनाया है, ये भी तो वैसे ही बनाया ना। बी सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वैक्सीन का नाम दिया है और किस प्लेटफॉर्म से बनाया हुआ है वो बता दिया। इस स्टेटमेंट में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, कि भाई ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन बनाई है जिसका नाम कोविशील्ड है, जो mRNA प्लेटफॉर्म के थ्रू बनी। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को गलत करना रहता है ना, तो वो उसको बड़ा सा एक्सप्लेन करने लगता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन देने लगता है। या क्या होता है, मैंने आपको एक 2021 का पेपर करवाया था, जब बताया था, ये क्वेश्चन आया था कि किन इनमें से किस में मैग्नेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं। उसमें से एक ऑप्शन था जिसमें लिखा था माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव, बाकी ऑप्शन थे उसमें भी ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ था, लेकिन माइक्रोवेव वाले में लिख दिया था माइक्रोवेव इन द हाउस। तो भाई ये इन द हाउस जो था, ये लिखने की क्या जरूरत थी, सीधे लिख सकते थे ना माइक्रोवेव। समझ रहे हो? तो यूपीएससी एग्जामिनर आपको हिंट देता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है, यदि आपने उसका पैटर्न जो है वो यदि देखा होगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये एलिमिनेट करने के 2 तरीके बताए, दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई ये 39 नंबर क्वेश्चन का मैंने 2 तरीके बताए, ये आपको समझ में आ गए और ये आपको हेल्प करने वाले। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, सोलर स्टॉर्म। ठीक है, इस यदि ये अर्थ पे आता है तो इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या क्या होगा अर्थ पे। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। क्या होता है, सुनामी जो है ये है हमारा ओशनिक फिनोमिना। ठीक है, इसका सोलर स्टॉर्म से कुछ रिलेशन नहीं है। सुनामी कब होती है, आपने पढ़ा होगा, जब प्लेट टेक्टोनिक होता है या वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, तब कुछ सुनामी ऐसा होता है, लेकिन सोलर स्टॉर्म के कारण सुनामी नहीं होता है। तो यदि आप दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आपका सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आपका ये गया, ये गया, ये गया, आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अब देखो ये क्वेश्चन किसी को ऐसा एग्जाम में तो पता रहता नहीं, कोई इतना पढ़ता नहीं है ना। इसमें हमको लॉजिक लगाना है, हमारे अपना नॉलेज पे भरोसा रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट पढ़ा है। यदि हमारे नॉलेज में वो चीज़ नहीं है तो मतलब वो चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती। इस कॉन्फिडेंस से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मल्टीपल रिवीजन करो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आईपीसीसी की जितनी भी रिपोर्ट है सब पढ़ ली। ठीक है, आईपीसीसी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, मैंने ऐसा तो कुछ सुना नहीं। मैंने यूएनएफ ट्रिपल सी जो है इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में कुछ सुना नहीं, तो मतलब ये यूएनएफ ट्रिपल सी और आईपीसीसी का तो हो नहीं सकता। ये भरोसा आपको होना चाहिए। ठीक है, बात करें भाई मैंने यूएनईपी जो है इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इस ऐसी कुछ एजेंसी है इसके बारे में तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब ये इसका भी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आपने ये कॉन्फिडेंस रखा अपने एग्जाम में कि भाई मैंने जो पढ़ा है
ठीक है, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब ये इसका तो होगा नहीं। यदि ये कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा तो आपका एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हम उसमें हो जाते हैं कि यार ये इसका होगा कि नहीं होगा। यदि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हुआ कि भाई मैंने जो पढ़ा था वो मैंने अच्छे से, ठीक, होलिस्टिक पढ़ा था, और मैंने जो पढ़ा था यदि उसमें ये चीज मैंने नहीं पढ़ी तो मतलब इसका नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जाएंगे तो आपका ऑप्शन है, आप इसका आंसर निकाल लेंगे। दूसरा दूसरा चीज मैंने आपको बताया था जो हमारे 75+ ट्रिक्स पैटर्न में, कि भाई एग्जामिनर क्या करता है, ये वर्ड यूज करता है, विंग है, ये इसकी कमिटी है, ये किसकी एजेंसी है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और मेरे को देखने को मिला था पीवाईक्यू में, और कौन सी ईयर में था वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जब पीवाईक्यू देख रहा था तो उसमें मुझे ऐसा दिखा था, सेम क्वेश्चन, विंग, कमिटी, एजेंसी, गलत। ठीक है, तो एक ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो इसमें आपको ऐसा अप्रोच करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ये भी देखो, इतना कोई पढ़ के जाता नहीं है, आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लें, कितनी भी पीटी 365 पढ़ लें, कोई भी दूसरी कोचिंग का जो करंट अफेयर वो पढ़ लें, ये सब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसको आपको तुरंत वहीं पे अपना लॉजिक से, अपना जो पैटर्न आपने सीखा है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करी है, वहां से आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो, ऑप्शन 1 आप देखेंगे तो ये जेनरिक है, ऑप्शन 3 देखिए ये भी जेनरिक है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 जेनरिक है, ऑप्शन 2 देखिए और 5th देखिए ये है फैक्चुअल। ठीक है, और ये सम, जो सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP 100, सम करके इसको ये भी बना दिया जेनरिक, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है, ये जेनरिक है, ये जेनरिक है। अब देखिए ऑप्शन पे आइए, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 साथ में होना चाहिए, ये देखिए। अब यदि आप देखिए यहाँ पे आईईए, आईईए पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव EP 100। तो आईईए एक हो गया, क्लाइमेट ग्रुप दूसरा हो गया, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो फैक्ट एक ही उसमें, चांसेस है गलत होने की। ये देखिए, द आईईए इज द सेक्रेटरी टू द अंडर टू कोलिजन। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है और फैक्चुअल गलत है। ठीक है, आपका जब जेनरिक स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जा रहा है, 1, 3, 4 आप देख रहे हैं, जेनरिक स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जा रहा है, तो फैक्चुअल स्टेटमेंट जो है आपको मालूम है गलत होती है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है कि भाई अंडर टू कोलिजन की जगह कुछ दूसरा सेक्रेटरीट होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और अंडर टू कोलिजन ये आपको देखेंगे कि ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है, पीवाईक्यू पूछा हुआ है, 2020 का पेपर है शायद, 2020 में ये अंडर टू कोलिजन आया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया कि किस टाइप की स्टेटमेंट सही होती है, किस टाइप की स्टेटमेंट गलत होती है। यदि आपने ये पहचानना आपको आने लगा तो आपका आधा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि स्टेटमेंट कौन सी जेनरिक है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, किस टाइप की स्टेटमेंट गलत होती है वो नहीं पहचान पा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वो एग्जाम में स्ट्रगल करते हैं। और क्या, जो सिर्फ नॉलेज के दम पे जाते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है इनको छोड़ देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि कोई नॉलेज के दम पे जाएगा तो ये 42 नंबर क्वेश्चन जो है इसको छोड़ देगा, नहीं करके आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, जो आपने पैटर्न पकड़े हैं एग्जाम में, ठीक है, जो पीवाईक्यू से पैटर्न पकड़े हैं वो उस पर यदि आपने कमांड किया हुआ है, आपको पहचानने आता है कि भाई जेनरिक स्टेटमेंट कैसी होती हैं, टेक्सचुअल कैसी होती हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे ईजी लगेंगे। ठीक है, जो नॉलेज पे जाएगा उससे 41 क्वेश्चन नंबर, ये जो है 41 नंबर क्वेश्चन है ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उससे नहीं बनने वाला। लेकिन जिसने पीवाईक्यू पे काम किया हुआ है, लैंग्वेज पकड़ी है यूपीएससी की, पैटर्न पकड़े हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करी है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स, ये बोल रहा है ये लंग्स हैं अर्थ के, और ये वेटलैंड जो है ये किडनी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। अब किडनी का फंक्शन आपको मालूम होगा कि ये क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। तो इसमें देखिए, एक्वाटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन करेंगे तो आपको सबसे सटीक आंसर, ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर आपको लगेगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने भी इसी तरह इसको किया था कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, मुझे मालूम था कि भाई ये प्यूरिफिकेशन करता है। अब प्यूरिफिकेशन कर रहा है कि तो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो हैवी मेटल जो रहते हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो रेंज वाला डेटा होता है वो सही होता है।
जो जो एग्जैक्ट डेटा होता है वो गलत होता है, ठीक है। तो ये रेंज वाला डेटा है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे, ठीक है, तो ये बात कर रहा है इंक्रीमेंट वेदर की, और ये स्टेटमेंट है नॉलेज वाली। आपको मालूम होगा जो ओजोन पॉल्यूशन जो होता है ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत होती है। यदि दूसरी गलत होती है तो आप देखिए आप कहाँ पे आ रहे हैं, ये गया 14134, ठीक है। मतलब 4 आप देखिए, 4 पढ़ के भी आपको लगेगा कि ये जेनरिक स्टेटमेंट है। जेनरिक स्टेटमेंट तो आपको थर्ड स्टेटमेंट भी लग रही होगी कि PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड इंटर ब्लड स्ट्रीम। आप यहाँ पे 50-50 में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना माइंड अलर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर है। आप जल्दबाजी में 134 भी मार के इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखिए, यदि आपने थोड़ा सा आपका माइंड अलर्ट है तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई पूरा बात कर रहा है PM2.5 की, और अचानक यहाँ डाल दिया PM10, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कहीं देखने को मिलता है तो आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइंड को अलर्ट रखना है, ठीक है। ऊपर बात कर रहा है PM2.5 की, यहाँ PM10 को PM2.5 को PM10 के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट लग तो जेनरिक रही है, एग्जाम में गलती हो सकती है, चांसेस हैं कि गलत कर दें हम, मतलब इसको लेके साथ में लेके 134 मार दें, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन हमको आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऊपर बात कर रहा है PM2.5 की, तो यहाँ पे PM10 जो लगाया हुआ है ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। और एक और चीज मैंने आपको और चीज बताया था क्या, कि देखो 4 स्टेटमेंट है ना, तो उसमें चांसेस किसकी ज्यादा होती है, 2 की, ठीक है। अब जैसा पैटर्न आ रहा है तो उसके हिसाब से देखें, ओनली 1 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ऑल ऑल 4 की प्रोबेबिलिटी ये भी कम है, तो बीच में आपका आएगा ओनली 2 और ओनली 3। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ओनली 2 की, ठीक है। और बताया था आपको कि भाई देखो 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट वाले में भी 3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ भी देखिए 3 स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, एक और चीज बता रहा था कि ओनली 1 जो UPSC फॉलो कर रहा है ना, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, अरे 3, ओनली, या ऑल 4, ऑल 5, मान के चलो 4 4 स्टेटमेंट है। आपको पहले स्टेटमेंट मालूम है कि ये तो गलत है, फोर्थ मालूम है कि ये सही है। अब आपको 2 स्टेटमेंट जो है ये वाली और ये वाली, इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही है या गलत है। और आपको मालूम है कि पैटर्न जो आपने पकड़ा है कि ओनली 1 जो है इसकी चांसेस सबसे कम है कि भाई सही हो, ऑल 4 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जब तक जेनरिक स्टेटमेंट ना हो तो ऑल 4 की तो प्रोबेबिलिटी कम है, और जब तक साइंस टेक का क्वेश्चन ना हो, जब तक जेनरिक स्टेटमेंट ना हो, वो मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है ना। आप वो 75+6 पैटर्न की वीडियो देखिए, और जो PDF है उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने। तो ये आपको मालूम है ओनली 1 ओनली 4 की प्रोबेबिलिटी कम है, तो आपको ओनली 2 ओनली 3 पे जाना है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, यदि आपसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं, आपने 2 ऑप्शन को कर लिया कि ये गलत है ये सही है, तो आपको यदि एग्जाम में टिक मारना है, ठीक है, और इतना सॉल्व करने के बाद छोड़ के नहीं आना आपको क्वेश्चन, ठीक है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट क्या करना है, आप जाइए ओनली 2 के साथ, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की, ऑल 4 के केस में। ये UPSC का पैटर्न है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विथ रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 क्या है, इट इज अ फंगस। दूसरा क्या है, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया। तीसरा क्या है, इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फूटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमको अभी नहीं मालूम कि ये फंगस है या कुछ और है, अभी इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं, अभी हमको नहीं मालूम। सेकंड देखिए, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, थोड़ा जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है। तीसरा देखिए, इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फूटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिमालयन फूटहिल्स, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ये स्पेसिफिक कर दिया इसको, मैंने आपको क्या बताया था, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है ये गलत होती है, ठीक है। ब्रॉड स्टेटमेंट जो होती है वो सही होती है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होती है, सब बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कर दिया स्पेसिफिक, ये बात कर रहा है सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, तो ये बात कर रहा है सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया। अब सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में
भाई नॉर्थ हिमालय वो भी आता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो भी आ रहा है, ठीक है, सब कुछ कवर कर रहा है ना इसमें। इसमें स्पेसिफिक नहीं है, ये ब्रॉड है। तो ब्रॉड वाली सही होती है, इस स्पेसिफिक गलत होती है। और ये दोनों हिमालय की बात कर रहे हैं, तो देखो तीनों सही होने की ऑप्शन तो है नहीं, तो मतलब दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक सही होगा, तो दोनों जहाँ पे सही है ये तो वैसे कट जाता है। दोनों में से कोई एक सही होगा, तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है वो मैंने आपको बताया, ये स्पेसिफिक है, ये ब्रॉड है। ठीक है, तो दूसरा सही है, तो दूसरा सही है मतलब पहला सही है। ठीक है, अब इससे समझ में आ गया कि भाई कूची फंगस भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें बात कर रहा है विथ रेफरेंस टू पॉलीएथिलीन टेरिफेलेट्स द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन अवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमको देखना है कि जेनरिक स्टेटमेंट कौन सी है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी है, वो सब देखना है। ठीक है, देखो, बोटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल इनटू अदर प्रोडक्ट, जेनरिक स्टेटमेंट है, सही है। वो इसमें से देखो ऑप्शन जिस हिसाब से बने हुए हैं, तो मतलब दो सही हैं दो गलत हैं। पहली तो हमको मिल गई है, तीसरी सही है, मतलब ये ऑप्शन तो गए। वन ऑप्शन देखते हैं, इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल्स एंड कॉटन फाइबर टू इन्फोर्स देयर प्रॉपर्टीज, जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, टू को देखिए, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, ये कर दिया एक्सट्रीम। एनी अल्कोहलिक बेवरेज की बात कर दिया। कैन देखकर ये मत सोचना कि ये जेनरिक आ रही है, बात कर रहा है देखो एनी अल्कोहलिक बेवरेज जो है इसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन टू आपका यहाँ पे गलत। स्टेटमेंट फोर देखिए, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाई इसने, तो फोर स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। ठीक है, फोर गलत हुई मतलब तीसरी सही है। तीसरी हमने निकाल ली थी, जेनरिक है, फर्स्ट जेनरिक है, टू जो है ये एक्सट्रीम। ठीक है, तो 46 का आंसर आपका क्या जाएगा, वन और थ्री। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब भाई अल्फा अल्फा ये सब क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, और वैसे ही मेरा हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम है मेरा। ठीक है, भले मैं पेपर सॉल्व करता हूँ इंग्लिश में फ्री में, लेकिन मेंस तो मैं हिंदी में देता हूँ। ठीक है, तो मेरा हिंदी मीडियम है, मुझे तो इनका मतलब ही नहीं मालूम भाई क्या है। मैं गया वापस हिंदी में, हिंदी में ऊपर गया मैं, तो मैंने देखा कि भाई चना, चना, अच्छा इसको चिकपी बोलते हैं। तब पता चला कि भाई चना को चिकपी बोलते हैं। तो मुझे मालूम था कि भाई चना इसमें लेगुमिनस प्लांट होता है भाई, इसमें जो राइजोबियम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लगा। तीसरा तो सही था, ये मुझे मालूम था। और ये मालूम था कि भाई पालक जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट नहीं है, ये मुझे मालूम था। तो ये गलत किया मैंने, तो सिक्स गलत किया, सिक्स गलत और तीसरा सही है, मतलब 134 मेरा आंसर आ गया। तो इस हिसाब से मैंने इसका आंसर निकाला था। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि आपको सबके बारे में मालूम हो, आपको सिर्फ एक ऐसा वर्ड ढूंढना है, आपको सिर्फ एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो गलत हो। आपने ये गलत ढूंढा, आपको मालूम है कि भाई इसके लिए 100% श्योर हो कि ये तो नहीं है, ये आपने एलिमिनेट किया, तो इसी से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको सोल्व करना रहता है। ठीक है, क्योंकि सबके बारे में मालूम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोरोक टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोरोक, बायो का मतलब क्या होता है, किसी लिविंग बींग से रिलेटेड टर्म है बायो। ठीक है, तो बायो मतलब कुछ लिविंग होगा। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन बी कुछ लिविंग की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई लिविंग की बात नहीं कर रहा है। इसमें बात कर रहा है ये कुछ, हाँ भाई कुछ वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, प्लांट वगैरह है, ऐसी कुछ बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। ठीक है, तो आप ए और डी में जा सकते हैं यदि आपको नहीं पता। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रोक। ठीक है, बायो रोक, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग तो है, अब रोक की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि जो कोरल रीफ है ये इसका आंसर हो। ठीक है, और ये जो है ये कंटेम्प्रेरी रहा है न्यूज़ में। ठीक है, पीटी वगैरह सब में कवर किया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन था, है ना। लेकिन यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो कैसे करना है, तो मैंने बताया कि बायो वर्ड एसोसिएशन करिए, वर्ड को ब्रेक कीजिए, फिर जाइए, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके पास 50-50 आप बचे रहेंगे। अब आपको रिस्क लेना है, तो रिस्क कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो मियावाकी मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका कंटेम्प्रेरी था, बहुत टाइम से न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे,
ठीक है, लेकिन किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जिसने इनका नाम नहीं सुना तो उनके लिए टफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इनका नाम तो पता होता है। पीटी वगैरह मैगजीन जो है वो कवर करती है बायो टेक्नोलॉजी क्या है, मियावाकी क्या है, सब। ठीक है, तो मियावाकी का आंसर क्या था? ऑप्शन सी। इसमें जो ऑप्शन है ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं बना है जो एलिमिनेट हो सके। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन भी इतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका आपको आता होगा तो ही मार सकते हैं इसका आंसर, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना न्यूज़ में था, इतना पीटी में कवर किया है तो सबको मैक्सिमम मालूम था, तो ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। अब ये 47 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा बर्ड नहीं है, तो गोल्डन महासीर ये फिश है, बर्ड नहीं है। ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू करते रहना चाहिए हमको। पीवाईक्यू हमको हेल्प करते हैं कहाँ? नॉलेज जो हमारा हमने देखा कि भाई गोल्डन महासीर हमको कहाँ से पता चला कि ये फिश है, ये पता चला हमको पीवाईक्यू से। जो पीवाईक्यू होते हैं वो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करने में काम आते हैं। ठीक है, पैटर्न जो है यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझने में काम आते हैं, पैटर्न समझने में काम आते हैं, तो पीवाईक्यू काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज तो सबसे ऊपर है। नॉलेज के बाद आता है आपका लॉजिक, फिर आता है आपका जो मैंने आपको पैटर्न ट्रिक्स वगैरह बताई वो। तो नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, आपका जो एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड है वो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप कर रहे हैं। ठीक है, और पैटर्न वगैरह के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जितना भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 75, ठीक है, 75 आपको बता दिए। और जो अभी तक इस वीडियो के लास्ट तक टिका हुआ है तो उसके लिए मैं आपको और कुछ पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, वो और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो इस वीडियो के एंड तक टिके हुए हैं उनके लिए ये बनता है, जो बीच में से चले गए होंगे तो उनको ये लॉस होगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला आप नोट कीजिए कि क्वेश्चन में सौ बात करता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात होती है, कोई भी एक्ट होता है ना उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करेंगे कहाँ पे? रूल्स में। रूल्स कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ये बाद में बनाए जाते हैं रूल्स वगैरह, उसमें बात करेंगे कि भाई हाँ पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन कोई एक्ट बन रहा है उसमें इसकी बात कभी नहीं होगी, पहली बात ये आप नोट कर लेना। ठीक है, दूसरा क्या? कोई क्वेश्चन है जिसमें स्कीम्स की बात कर रहा है, स्कीम्स की बात कर रहा है, स्कीम्स का कभी भी एम और ऑब्जेक्टिव जो रहता है, ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव जो है कभी भी यूपीएससी एग्जामिनर गलत नहीं देता है ना। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि भाई इस स्कीम का एम ये होगा कि नहीं होगा। उसने बोला है कि भाई सोलर पैनल जो है वो रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है। ठीक है, अब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव ये है या नहीं है। यूपीएससी ने बोला तो मतलब ये है। ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव यूपीएससी कभी गलत नहीं देता। ठीक है, और गलत क्या देगा? कुछ फैक्ट होगा वो वहां पे गलत देगा, लेकिन एम और ऑब्जेक्टिव किसी भी स्कीम्स का गलत नहीं देता। तो ये भी आप अपना जो 75 प्लस जो मैंने बताया था उसमें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज बताना था मुझको, जो वीडियो के एंड तक टिका हुआ है तो उसको ये मैंने बताया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं। ठीक है, हमको ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कैसे सोचना है वो भी बताया। मतलब इस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 चीज एक्स्ट्रा बताई है। ठीक है, और भी कुछ मुझे लगेगा कि मेरे दिमाग में आएगा कि अच्छा ये मेरे को मालूम था लेकिन बता नहीं पाया, तो आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।